हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर एक्सिस बैंक के रिजल्ट के संदर्भ में। रेफरेंस हम लेंगे एक्सिस बैंक का और एक्सिस बैंक में पिछले 3 महीने में शेयर प्राइस में क्या हुआ है। पिछले रिजल्ट जो है खराब थे। सिटी बैंक का जो राइट ऑफ था उसकी वजह से लॉस में था ये पिछले क्वार्टर में, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम कहें तो ठीक ठाक था। तो वहाँ से अगर हम देखें तो इस शेयर्स ने तकरीबन 10% का राइज दिया है पिछले 3 महीने में भी, और 6 महीने की भी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 10% के आसपास ही पाएंगे। तो हालांकि 6 महीने में 11.86 है, लेकिन अगर 3 महीने में भी देखें पिछले रिजल्ट से तो तकरीबन शेयर 10% चला हुआ है। तो 10% का राइज इस शेयर्स में हो चुका है। अब बात करते हैं अगर इसकी मार्केट कैप की, तो 3 लाख करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 2.41 है, यानी कि 2.41 जो है, यानी कि लगभग 2.5 गुना बैलेंस शीट कीमत से ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू तकरीबन 400 रुपये के आसपास होगी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले रिजल्ट की बात करेंगे। देखिएगा, रिजल्ट की भी मैं बात करूँ ना इस बैंक की, तो मैं इसकी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसको चेक कर रहा था। मुझे लगा ये बैंक ना प्रेजेंटेशन के मामले में बहुत ही स्मार्ट है, और प्रेजेंटेशन इतनी बेहतरीन है कि जो चीज़ें दिखाना चाहते हैं बस वही दिखाई गई हैं, और जो नहीं दिखाना चाहते वो नहीं दिखाई गई हैं। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि मोस्टली जो पोजीशंस हैं वो सब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है, और पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है बहुत ही कम स्लाइड उसमें यूज़ की गई हैं। तो यहाँ पर हम इस चर्चा के अंदर ये कहेंगे कि कभी कभी हम जब अपने सीए स्टूडेंट का पेपर चेक करते थे, और जब पेपर चेक करते थे तो जहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता था तो वो आंसर को ऐसे मोड पे छोड़ देता था कि भाई टीचर ही देखेगा, कि मुझे तो शायद सब कुछ आता है, इसके बाद टीचर अपने आप कर लेगा, या टीचर को ये लगेगा कि भाई मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट आता है और इसके बाद शायद आंसर इतना ही था। तो वो ऐसी चीज़ें छुपा लेता था पेपर में टीचर की, वो सॉरी स्टूडेंट, कि टीचर को पता ही ना लग पाए कि भाई ये सवाल सही है या गलत है। बट देखिए, टीचर होता है, टीचर को पता रहता है। तो कुल मिलाकर इस रिजल्ट में भी ऐसा ही है। मैं आपके साथ चर्चा करूंगा बेबाक तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इंटरेस्ट अर्न्ड पिछले क्वार्टर में था तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए, 24,000 करोड़ रुपीस, और इस बार आया 25,500 करोड़ रुपए से ऊपर। तकरीबन 1,600 करोड़ रुपए का जंप है इंटरेस्ट अर्निंग के अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े भी है, फायदा भी आया। उसके बाद देखते हैं अदर इनकम्स की फिगर्स। अदर इनकम की फिगर क्लासिक है, बिल्कुल 5% का आसपास का राइज है, बहुत ही बढ़िया। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड तकरीबन 1350 करोड़ के आसपास, 1300 ही लगा लीजिए, 1300 करोड़ का राइज हो गया इंटरेस्ट की कॉस्ट में, जो 1600 में से 1300 तो यहाँ से कंपनसेट हो गया, तो 300 करोड़ रुपए फिर भी कंपनी के पास बच गए। लेकिन एम्प्लॉय की कॉस्ट देखेंगे तो एम्प्लॉय की कॉस्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है इस क्वार्टर में, और ये हुई है तकरीबन 500 करोड़ रुपए। तो 300 में से 500 गए तो भैया -200 हो गए, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी तकरीबन 300 बढ़े तो 300 ये गए, और ये जो प्रॉफिट थे 200 करोड़ के तो वही है। तो कुल मिलाकर टोटल खर्चे ज़्यादा बढ़ गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सामने। तो अब जो खर्चे बढ़ गए वो लगभग 300 करोड़ के आसपास ज़्यादा हो गए, यानी कि आपका खर्चा 300 करोड़ रुपये जब बढ़ जाएगा तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा कम। तो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से दिया है कम। अब ये भी कितना है, 300 करोड़ रुपए, और 300 करोड़ का मतलब होता है तकरीबन 3%। तो 3% का डी ग्रोथ दिया है इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ये है इस रिजल्ट का इम्प्लीकेशन। सोशल मीडिया पे देखोगे, टीवी चैनल्स पे देखोगे, कोई आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बताएगा नहीं, सब आपको ईयर ऑन ईयर बताएंगे। कंपनी की पूरी प्रेजेंटेशन देख लीजिए, सब ईयर ऑन ईयर ही छाप रखा है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ भैया, बैंक तब भी देखो, तब भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस जरूर करो, उसी से पता चलता है। तो 3% की डी ग्रोथ है बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और असली कमाल आपको देखिएगा यहाँ देखने के लिए मिलेगा। पिछले क्वार्टर में इन्होंने प्रोविजंस कितना दिखाया था, प्रोविजन कितना दिखाया था वो देखिएगा, आपको प्रोविजन बताता हूँ। ये प्रोविजन था पिछली बार इनका 305 करोड़ रुपए का, 305 करोड़ का। इस बार 3 गुना से ज्यादा हो गया प्रोविजन, 1034 करोड़ का एनपीए प्रोविजन है। यानी कि इस बैंक में देखिएगा, जैसे ही थोड़ा सा ठीक होता है ना, इस वक्त
एनपीए आ ही जाता है। हर 3-4 क्वार्टर के बाद इसमें ये स्टोरी होती है और इस बार फिर एनपीए आ गया। और सबसे खास बात किया है कि यहाँ पर जब एनपीए आता है बम्पर रूप में आता है, बम्पर आता है जब भी आता है एनपीए। तो अब देखिएगा बम्पर आ गया। मोस्टली बैंकों में एनपीए बड़ा था, स्लाइटली इंक्रीज हुआ था। इस बैंक ने तो भैया 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया। और जवाब वही होगा कि एग्रीकल्चर लोन में ऐसा नहीं है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला भी पोर्शन मैंने देखा था, वहाँ से भी जो है थोड़े से चैलेंजेस हैं। अब 305 करोड़ से 1034 करोड़ का एनपीए आएगा। पिछले बार एक एक्सेप्शनल आइटम था, उसको हम हटा देते हैं आपको समझाने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे 9135 में से देखें तो पिछले क्वार्टर में इनके पास जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 8800 करोड़ का था, 8800 करोड़ का। अंदाजा लगा लेते हैं, 8850 था वैसे, लो जी 8850 करोड़ के आसपास 8850 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार हो गया प्रॉफिट एंड लॉस 7779 का। यानी कि तकरीबन 12% की डी ग्रोथ है। तकरीबन 12% से क्या 13% के आसपास बैठेगी है। तो 12-13% के आसपास की डी ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर। तो प्रॉफिट 13% घटना, रीजन सिंपल है, एसेट्स क्वालिटी गई। अब टैक्स की अगर एडजस्टमेंट देखें तो टैक्स पिछले बार था 2100 करोड़, इस बार क्योंकि प्रॉफिट कम होगा तो 8850 पे था। और एक्सेप्शनल आइटम देखिएगा, वो सिटी बैंक का जो बिजनेस लिया था तो उसके जो खर्चे थे और इंटेंजिबल असेट्स थी वो सब राइट ऑफ की थी इन्होंने। तो भी देखिएगा क्योंकि प्रॉफिट पे तो टैक्स देना था 2100 करोड़, इस बार दिए 1982। अगर 2100 करोड़ रुपए भी देने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचता वो बचता 6750 के करीब, जो इस बार है 6000 भी नहीं है, 5797 करोड़। तो अगर आप इसको डी ग्रोथ के रूप में देखेंगे तो मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूँ, ये अमाउंट बनता है 6750 माइनस 5797 और ये है 953 करोड़ का जो प्रॉफिट है, डाउन हुआ है। और ये हुआ है 6750 की फिगर के ऊपर। परसेंटेज टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये आएगा 953 और 6750 के बेस पर ये आ रहा है तकरीबन 14%, 14% का प्रॉफिट डी ग्रोथ हुआ। तो बाजार देखिएगा, बाजार की मैं ये नहीं कहूँगा कैसा लेगा, बाजार क्या होता है, खराब रिजल्ट अच्छा रिएक्ट करता है, अच्छे पे खराब। तो मैं बाजार की बात नहीं कर रहा, बट रिजल्ट पूरे बैंकिंग सेक्टर में जो डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स हैं उनमें से एक है ये, जहाँ पर भी अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, अब वो बताऊँगा आपको क्यों आगे भी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगर कैपिटल एडिक्वेसी देखो तो पर्याप्त मात्रा में कैपिटल भी रिड्यूस हो गई है। ईपीएस यहाँ पर अगर हम बात करें 6750 की कैपिटल पर जो ईपीएस आती वो तकरीबन 21 रुपये के आसपास आती, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम की वजह से हमने इसको हटा दिया, नलीफाई कर दिया। तो अगर यहाँ पे ईपीएस देखेंगे तो 18.75 की आई है। तो कुल मिलाकर ये 14% का डी ग्रो होता है। नेट एनपीए की बात करें तो जो अमाउंट ऑफ ग्रोस एनपीए है, क्योंकि उन्होंने राइट ऑफ लिया इस पीरियड में, तो ग्रोस एनपीए स्लाइटली रिड्यूस है क्योंकि राइट ऑफ थोड़ा ज़्यादा किया इन्होंने। और नेट एनपीए की बात करें तो भी नेट एनपीए आपका बढ़ गया, तो 0.39 से 0.41 हो गया। और नेटवर्थ की भी बात करें तो पूरे साल भर में भैया नेटवर्थ पिछले क्वार्टर से नेटवर्थ बढ़ी कितनी है, ठीक है जी। तो नेटवर्थ तकरीबन 4% के आसपास बढ़ी है और वो इस बार के प्रॉफिट से आई है। अगर हम अब बात करें यहाँ पे कि भाई जो रिटर्न ऑन असेट्स है तो वो 1.8 है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू से डिवाइड करें जो 2.4 है तो ये 1 से जो है नीचे चली जाती है। तो रिटर्न ऑन असेट्स भी अभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है करंट प्राइस टू बुक वैल्यू पर, तो अभी भी शेयर्स थोड़ा सा ओवर वैल्यूड आपको नजर आएगा। और अगर 1 की इफेक्टिव आरओए देखें तो वो मेरे ख्याल से 0.7 के आसपास आएगा। तो 1 और 7.7 के बीच में जितना डिफरेंस है उतना शेयर्स का प्राइस ओवर वैल्यूड है हमारे हिसाब से। अब अगर हम सेगमेंट की बात करें कि भाई चलो सेगमेंट से ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा कि क्या किया इन्होंने, तो सेगमेंट में देखिएगा सबसे अच्छा पता चलता है। रेवेन्यू ट्रेजरी में कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल म्यूटेड है। कॉर्पोरेट बैंकिंग में 10% का रेवेन्यू बढ़ के आया। रिटेल बैंकिंग में लगभग 10% बढ़ के आया। भैया प्रॉफिट में बताओ बढ़ के आया या नहीं आया, आइए प्रॉफिट में देखते हैं। ट्रेजरी 2154 करोड़ से घटकर 1990, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आरबीआई के पास पैसा है उसमें तकरीबन
7% की डी ग्रोथ है, माइनस हो गए। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग में 3681 करोड़ के सामने 3351। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 10% के आसपास 10% के आसपास की डी ग्रोथ है कॉर्पोरेट प्रॉफिट में भी। और रिटेल बैंकिंग में देखेंगे तो 2186 करोड़ से 1970 है, और ये भी 5% यानी ये भी लगभग 9% के आसपास है, तो ये भी 9% के आसपास डी ग्रोथ है। सारे सेगमेंट में खराब परफॉर्मेंस है, सारे सेगमेंट में। अदर बैंकिंग ऑपरेशन में तो आधा ही हो गया प्रॉफिट, 838 से 467 करोड़ हो गया, तो मतलब 70% का डी ग्रोथ है। इट मीन्स ऑल पैरामीटर्स पर अगर आप बिटवीन द लाइंस देखने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट जो है, जिस तरीके से अब के बार जो पीएसयू बैंकों के तक अच्छे रिजल्ट आए हैं, वहाँ से अगर आप इसको कंपेयर करें तो जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आप कोई भी फैसला लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही जो है अंतिम फैसले पहुँचे। अगर आपके कोई भी ट्रेड है, हमारे देखिएगा एक्टिव ट्रेड्स रहते हैं और बैंक निफ्टी में हमारे एक्टिव ट्रेड्स हैं। उसके बाद अगर कॉर्पोरेट लेवल पर अगर हम बात करें कि पूरे कंपनी के कंसोलिडेटेड, तो तकरीबन 19.70 रुपये की ईपीएस दी है। तो अगर हम यहाँ पर भी अगर शेयर प्राइस को कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी कैलकुलेट करें, इन सेम अर्निंग्स को लेते हुए कि भाई चलिए ये जो अर्निंग्स हैं इनको भी अगर हम कंसिडर करें, तो शेयर तकरीबन 12 से 13 की पी रेशो पर ट्रेड हो रहा है। और स्टैंड अलोन बेसिस पे देखेंगे तो 14 से 15 की पी रेशो पे, 14 के आसपास की पी रेशो पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अब आइएगा कुछ और बातें हम आपके साथ करते हैं जो कि एसेट्स क्वालिटी से रिलेट कर सकती हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पे जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो देखिएगा नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर को छोड़ दीजिए, ठीक है। सारी जगह आपको जन्म गुट्टी जो है पिलाई जाएगी वो ईयर ऑन ईयर की पिलाई जाएगी, लेकिन हमारे चैनल पे ईयर ऑन ईयर की जन्म गुट्टी नहीं मिलेगी बैंकों के मामले में, यहाँ मिलेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर की। तो देखिएगा यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम 2% बढ़ के आई है, बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ है। चलो 3 महीने में 2% बढ़ा दिया, ठीक है। फीस इनकम 2% घट के आई है, चलो जी। जो इंटरेस्ट इनकम बढ़ के आई थी, फीस हमने कम कर दी, पर फीस का अमाउंट कम है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव 12% बढ़ गए, भाई साहब यहाँ ही तो गजब हुआ है। सैलरी भी बढ़ गई, इन्फ्लेशन का सारा असर यहाँ पे आपका है। यानी कि पीछे इन्होंने पिछले क्वार्टर में कुछ ऐसा था, क्योंकि इनको पता था कि एक राइट ऑफ आना है सिटी बैंक का, वो भी एक इम्पैक्ट था। और दूसरी बात है, जो सिटी बैंक का जो खर्चा है, जो सिटी बैंक के एम्प्लॉयज़ आए हैं बिजनेस में, भैया वो भी तो है, और जो सिटी बैंक की जो ब्रांचेज हैं वो भी तो मैनेज करनी है। तो खर्चा तो 12% बड़ा है, लेकिन वो रेवेन्यू में तो नहीं नज़र आ रहा। समझ में आया? वो प्रॉफिटेबिलिटी में, मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम खाली 2% बढ़ा रहे हो आप, फीस बेस इनकम 2% घटा रहे हो। एक नए सिटी बैंक को आपने ऐड किया, उसके बाद खर्चे तो आपने बढ़ा दिए उसके, लेकिन इनकम उसकी तरफ से आई नहीं है आपको, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 4% घट गया। और ये सारी चीज़ें जनरली हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल भी देखिएगा, इनको कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है तो नीचे की तरफ आगे, इनको अगर ग्रोथ करनी है तो कैपिटल की भी इनको जल्द ही जरूरत पड़ने वाली है। निम्स की बात करें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि इंटरेस्ट लेने और देने के बीच का जो डिफरेंस है उसकी बात करें तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पिछले साल Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 में 3.73 था निम्स, और ये निम्स डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं। अब निम्स फिर देखिएगा बढ़ता रहा, और पिछले क्वार्टर में मार्च क्वार्टर 4.35 था, वहाँ से घट के आ गया 4.2। और निम्स ओवरऑल देखोगे, यानी कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, क्योंकि अब क्या आपका इंटरनेशनल बिजनेस भी इंक्लूड है, तो 4.1 हो गया, 4.22 से घट के 4.1 हो गया। तो निम्स घटना अच्छा नहीं माना जाता। कॉस्ट ऑफ फंड्स आपकी बढ़ती जा रही है। अब कैपिटल एडुकेसी रेशियो की बात करें तो ये भी अपने 14.38 है, काफ़ी नीचे की तरफ है। इनको कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर बैंक को ग्रो करना है तो। अब आइएगा बात करते हैं एनपीए की। एनपीए था साल इस क्वार्टर के शुरू में 18,604। इस बार फ्रेश स्लिपेजेस हुए हैं 3,990 करोड़ रुपए के, 3,990 करोड़ रुपए के नए फ्रेश एनपीए हुए हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिएगा हमने कुछ अपग्रेड कर दिए और कुछ रिकवरीज हुई हैं,
2305, वहाँ से कोई पार्शियल पेमेंट आ गई होगी इनके पास, वो माइनस हो गई। उसके बाद राइट ऑफ मार दिया इन्होंने 2131 करोड़ के। तो कुल मिलाकर ग्रोस एनपीए रह गया 18158। अब कह रहे हैं जी पीएनएल में कैसे असर हुआ, पीएनएल में कितना प्रोविजन डाले। पीएनएल में प्रोविजन डाला है जी 1140 करोड़ का, ये लॉस प्रोविजन है जो लॉस हुआ है, और 111 करोड़ का इन्होंने माइनस किया है क्योंकि जो पुराने प्रोविजन थे उनका राइट बैक ले लिया 188 करोड़ का, और बाकी स्टैंडर्ड असेट्स का 77 है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो नेट एनपीए है, क्योंकि 18,158 में इनके पास टोटल प्रोविजन है 14,455, तो जो टोटल प्रोविजंस है वो है 14,455। तो अगर हम इनका प्रोविजंस भी देखें तो प्रोविजन का टोटल अमाउंट भी रिड्यूस हो गया और प्रोविजन कवरेज रेशियो भी कम हो गई है। तो बाजार इसको भी लेगा कि भाई साहब आपने एनपीए बढ़ गया, प्रोविजन बना लिया, और उसके बाद प्रोविजन कवरेज रेशियो भी आपकी लोन का जो पहले 81% आपके पास प्रोविजंस थे, जो भी आपके लोन्स हैं जिन पे टेंशन है, वहाँ पर देखेंगे तो वो 81% हो गई। और ये जो है हमें ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स के जितने मतलब बड़े दिग्गज बैंक्स हैं उनमें शायद सबसे निराशाजनक प्रदर्शन जो है हमें एक्सिस बैंक में देखने के लिए मिला है। तो इस वीडियो के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।